कि आपको ये पता लग जाए कि व्हाट इज़ योर ऑप्टिमम लेवल ऑफ क्वेश्चंस दैट यू नीड टू अटेम्प्ट इन द मेन एग्जामिनेशन, वो एक पता हो जाना चाहिए। आई फेल्ट कि नॉट जस्ट कंटेंट बट ऑल्सो स्ट्रक्चरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्ट्रक्चरिंग पे काम करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। तो अगर आपके पास कंटेंट है भी बट इफ़ यू आर नॉट एबल टू पुट इन दोज कंटेंट इन दोज 150 to 200 वर्ड्स, तो फिर मैटर ही नहीं करता कि आप कितने रिसोर्सेज रेफर करें। Hi everyone, I'm Shalja. I've secured All India Rank 83 in UPSC CSC 2021 and I would like to share some insights on what needs to be done during the UPSC preparation. Also some of my experience and that could help you to really get through this examination. So especially starting off with the prelims preparation, I believe prelims is becoming tougher year by year and that is one thing that a lot of aspirants have problem in. So focus on revision. तो प्रीलिम्स में एक्यूरेसी काफ़ी मैटर करती है। सो फोकस ऑन द रिविजन ऑफ द बेसिक टेक्स्ट बुक्स दैट एनी टॉपर वुड सजेस्ट। आप किसी भी एक टॉपर की बुक लिस्ट ले सकते हैं एंड फॉलो दैट बुक लिस्ट, हैव एंड मेक अ प्लान, स्टिक टू दैट प्लान throughout the preparation. Don't keep changing your plans in between these years of preparation. तो जो भी आप एक strategy बना रहे हैं and make it according to your strengths and weaknesses. Don't keep changing your strategy according to the marks that you get in the test series. So this is something that helps you to get over uncertainties that you face throughout the preparation. तो prelims में जो book list है, कोई basic book list है, I would not like to explain too much on the book list because हर किसी के अपने book list होते हैं but mostly it remains the same. तो आप किसी भी एक टॉपर की बुक लिस्ट फॉलो कर सकते हैं एंड डू दो सोर्सेज रिपीटेडली। ऐसा नहीं है कि कोई भी एक बुक को आप पढ़ लिए हैं तो दैट इज़ डन। आप उसको रिपीटेडली रिवाइज करते रहिए सो दैट you'll have command over things. Especially in prelims, they do ask questions which are quite deep और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कई बार पढ़ने के बाद नया इंटरप्रिटेशन निकलता है। तो आप अगर बार बार चीज़ों को पढ़िएगा तो आपका एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा सेम पोर्शंस ऑफ सिलेबस। तो आप अगर 4 बार पढ़िएगा तो डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग निकलती है एंड दैट हेल्प्स यू टू रियली हैव accuracy that will help in the prelims. तो उस accuracy पे काम करने के लिए आप रिवाइज अच्छे से कीजिए। डोंट डू इट एट द कॉस्ट ऑफ टेस्ट इम्पॉर्टेंट है बट रिवीजन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो रिवाइज रिपीटेडली कीजिए, बुक लिस्ट को हमेशा दिमाग में रख के उसको फॉलो कीजिए। इवन द मंथली एंड द ईयरली कंपाइलेशंस हैव टू बी डन ऑन अ रेगुलर बेसिस। इसके अलावा मेरा यह मानना है कि प्रीलिम्स में जब आप बैठने जा रहे हैं तो दोज 2 hours इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उस 2 hours में ये सोच के मत घुसिए एग्ज़ाम हॉल में कि आप जो भी चीज़ें किए हैं उससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे। सो दिस एक्सपेक्टेशन इज़ समथिंग दैट creates a lot of nervousness in those 2 hours. तो आप एक खुले दिमाग से एग्ज़ाम हॉल में घुसिए और ये सोच के घुसिए कि अगर आपने सही से प्रिपेयर किया है 1 to 2 years ऑफ प्रिपरेशन, तो वो अगर नॉलेज बेस आपका क्रिएट हो चुका है दैट विल हेल्प यू टू गेट मार्क्स दैट विल बी वेल अबव द कट ऑफ। तो अपने नॉलेज बेस पे फेथ रखिए, उस पर काम कीजिए हमेशा और उस फेथ के साथ घुसिए एग्ज़ाम हॉल में। और अगर क्वेश्चन टफ भी लग रहे हैं शुरुआत में तो don't get too nervous. I remember in this attempt there were a lot of questions from the sports section as well. और मेरा जो था पेपर उसकी शुरुआत में ही वो सेक्शंस थे। सो आई फेल्ट कि डिफरेंट है बट आई डिडंट गेट टू नर्वस। आई फेल्ट कि अगर ये क्वेश्चंस टफ हैं तो देयर विल बी क्वेश्चंस विच विल बी डूएबल। सो दिस इज़ समथिंग दैट आई लर्न फ्रॉम माई फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने ये गलतियाँ की थी कि जैसे ही मुझे टफ क्वेश्चंस मैं देखती थी तो आई यूज्ड टू गेट टू नर्वस और उसके कारण जो बाकी के जो ईजी या स्लाइटली ईजियर क्वेश्चंस रहते थे उसमें मैं सिली मिस्टेक्स कर देती थी। तो
अगर उस नर्वसनेस और उस कॉन्फिडेंस लेवल पे आप अगर काम करें शुरुआत से ही, तो आपको वो चीज़ें काफ़ी हेल्प करेगी इन दोज 2 आवर्स ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चंस। तो अगर आपको टफ क्वेश्चंस भी दिख रहे हैं तो आप ये सोचिए कि और भी क्वेश्चंस होंगे जो कि डुएबल होंगे, तो उन क्वेश्चंस को आपको सही करना है। जो क्वेश्चंस सब लोग सही कर रहे हैं, दैट यू नीड टू हैव दोज करेक्ट, प्लस सम फ्यू एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दैट यू नीड टू गेट करेक्ट। तो ये स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। हर टाइम प्रीलिम्स में दिमाग काम होना चाहिए, कूल होना चाहिए, और स्टेटमेंट्स को ठीक से पढ़िए। कई बार ऐसा होता है कि वी सी अ क्वेश्चन, हमें ये लगता है कि मे बी वी हैव नॉट डन दिस टॉपिक, और हमने ये पर्टिकुलर चीज़ कभी पढ़ी ही नहीं है, सो वी माइट नॉट बी एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। पर ये ऐसा होता नहीं है। कई बार नई चीज़ें जो पूछी जाती है उसको भी अगर आप उस टाइम सही से पढ़िएगा, स्टेटमेंट्स में लॉजिक ढूंढिए। यूपीएससी फोकसेस अ लॉट ऑन लॉजिक। अगर आप सही से अपना रीजनिंग यूज़ करते हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग यूज करते हैं, तो उन क्वेश्चंस को भी आप टैकल कर सकते हैं। तो किसी भी क्वेश्चंस को देख कर ही मत बोल दीजिए दैट इज़ टफ। हाँ, मेरा एक स्ट्रैटेजी होता था, आई यूज्ड टू डू इट राउंड वाइज। फर्स्ट राउंड में मैं वो उन क्वेश्चंस को करती थी जो मुझे काफ़ी ईजी लगते थे। सेकेंड राउंड में मैं उन क्वेश्चंस को करती थी जो मुझे स्लाइटली टफ लगता था, बट 2 ऑप्शंस उसमें से एलिमिनेट हो जाते थे। थर्ड राउंड में वो क्वेश्चंस करती थी जो बहुत ज़्यादा टफ है या मैंने पढ़ा नहीं है या मैंने कभी देखा नहीं है। तो ये इससे ये होता है कि एटलीस्ट आपको टाइम मैनेजमेंट में हेल्प करता है कि अगर आप फर्स्ट राउंड में ईजियर कर रहे हैं तो आप जो टफ क्वेश्चन है उसको आप छोड़ दे रहे हैं, तो उसमें आप ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहे हैं। तो जैसे कोई भी क्वेश्चन पे आप स्टक हो गए तो ऐसा नहीं है कि आप उसमें 5 मिनट दे दीजिए तो बाकी क्वेश्चन सफ़र होंगे। सो दैट इज़ वन थिंग कि आप राउंड वाइज कर सकते हैं, आप उससे ये टाइम मैनेजमेंट हेल्प करता है। टाइम मैनेजमेंट कैन ऑल्सो बी इम्प्रूव थ्रू टेस्ट सीरीज। यहाँ पर टेस्ट सीरीज काम आ जाती है, क्योंकि अगर आप टेस्ट नहीं दिए होते हैं तो आपको पता ही नहीं होता है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। स्पेशली आई रिमेंबर आई यूज्ड टू सॉल्व माय टेस्ट इन 1.5 आवर्स प्लस, लेकिन जब एग्ज़ाम देती थी मैं यूपीएससी का तो 2 घंटे भी कम होने लगते थे। तो ये होता है कि अगर तो टाइम मैनेजमेंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। तो इस पर टेस्ट सीरीज़ के थ्रू काम कीजिए रिपीटेडली। हर किसी भी आप कोचिंग की टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, डू दोज टेस्ट सीरीज़। और हमेशा याद रखिए कि हर मोमेंट में आपको टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान रखना है और रिवीजन करते रहना है। किसी भी मोमेंट अगर आप टेस्ट भी दे रहे हैं लगातार, तो ऐसा नहीं है कि आप टेस्ट दे दिए तो आपका पूरे दिन का वही हो गया। टेस्ट देने के बाद भी आपको रिवीजन रिपीटेडली करते ही रहना है। टेस्ट आपको कंटेंट से ज़्यादा आपको एलिमिनेट करने और ऑप्शंस सही ऑप्शंस तक अराइव करने में हेल्प करता है। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में काफ़ी टेस्ट दिए थे 40 to 50, तो मुझे सेकेंड और थर्ड अटेम्प्ट में मैंने कम टेस्ट दिए थे, मोस्टली फुल लेंथ ही दिए थे मैंने, क्योंकि मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में इतने दे दिए थे कि टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आ रहा था मुझे, तो इसलिए ये मेरा एक था। बट लेकिन जिन लोगों का फर्स्ट अटेम्प्ट है या जो पहली बार बैठने जा रहे हैं, तो टेस्ट एनफ दीजिए कि आपको ये पता लग जाए कि व्हाट इज़ योर ऑप्टिमम लेवल ऑफ क्वेश्चंस दैट यू नीड टू अटेम्प्ट इन द मेन एग्जामिनेशन। वो एक पता हो जाना चाहिए। वो टेस्ट के थ्रू पता लगता है कि मुझे 80 करने हैं या मुझे 85 करने हैं या मुझे 90 प्लस करने हैं। तो हर किसी का अपना होता है, कोई 90 करता है तो मेरे मोस्टली 80 to 85 में रखती थी, कभी 87 भी मैंने करे थे एक बार। तो वही होता है कि आपको टेस्ट के थ्रू पता लगता है कि आपको कितने सॉल्व करने हैं। वो आप अपने हिसाब से एक ऑप्टिमम लेवल निकालिए, आप ऑप्टिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस निकालिए, आप कितना अटेम्प्ट करते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो प्रीलिम्स में हेल्प करती हैं। प्रीलिम्स में नर्वसनेस पे काम कीजिए, काम माइंड रखिए। अब मैं मेंस स्ट्रैटेजी अपना बताना चाहूँगी। मेंस मेरा सेकेंड अटेम्प्ट में मेंस क्लियर नहीं हुआ था, तो आई फेल्ट कि नॉट जस्ट कंटेंट बट ऑल्सो स्ट्रक्चरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्ट्रक्चरिंग पे काम करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। तो अगर आपके पास कंटेंट है भी, बट इफ़ यू आर नॉट एबल टू पुट इन दोज कंटेंट इन दोज 150 to 200 वर्ड्स, तो फिर
मैटर ही नहीं करता कि आप कितने रिसोर्सेज रेफर करे थे या कितने आप और रिवीजन किए थे। इसलिए स्ट्रक्चरिंग ऐसा होना चाहिए दैट योर आंसर लुक्स एज कॉम्प्रिहेंसिव एज इट कैन बी। तो वो आप टेस्ट सीरीज़ के थ्रू पता कर सकते हैं। तो मैंने जैसे विजन के टेस्ट लिए थे जीएस के लिए और हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए सेल्फ स्टडी हिस्ट्री और जीएस स्कोर के टेस्ट लिए थे। तो टेस्ट से ये भी पता लगता है कि व्हाट आर द डिमांड्स ऑफ द एग्जामिनेशन। तो वो सजेशंस जो टेस्ट में आपको मिल रहे हैं आपके आंसर शीट्स के अकॉर्डिंग, उन सजेशंस पे काम कीजिए। आपकी तैयारी आप जारी रखिए, उन सजेशंस को ध्यान में रखिए और इम्प्रूवमेंट कीजिए मेंस के। प्लस आई बिलीव everything that is there in the GS syllabus co-relate it with the current examples. Current affairs, monthly, yearly plus newspapers. I used to do The Hindu. तो कोई भी एक न्यूज़पेपर आप कर सकते हैं, collect those examples and do it, collect those examples, put in any notebook और वो examples आप mention कर सकते हैं अपने answers में। तो वो relevance काफ़ी आ जाता है आपके आंसर्स में, आपके आंसर्स यूनिक लगते हैं, आपके आंसर्स कॉम्प्रिहेंसिव लगते हैं। प्लस आप इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन हर पार्ट को अपने हिसाब से और इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए कि आप इंट्रो अगर कुछ भी लिख रहे हैं तो आप बेसिक लिख रहे हैं, आप उसमें डेटा डालते हैं तो वो बेटर हो सकता है, आप उसमें कोई एग्जाम्पल डाल रहे हैं तो और बेटर हो सकता है। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया। बॉडी में आप कैसे मल्टी डायमेंशनल आंसर लिख रहे हैं, किसी भी इम्पैक्ट का, पॉलिटिकल इम्पैक्ट, सोशल इम्पैक्ट, इकोनॉमिक इम्पैक्ट, हर इम्पैक्ट को डील कर रहे हैं। या कोई भी एनालाइज या क्रिटिकल एग्जामिन है तो पॉजिटिव, नेगेटिव। पॉजिटिव में भी अगर आप उसको भी डिवाइड करके लिख सकते हैं कि व्हाट आर द सोशल पॉजिटिव इम्पैक्ट्स या इकोनॉमिकली पॉजिटिव इम्पैक्ट्स। तो अगर सेक्शनल वाइज डिवाइड करते हैं तो आंसर और बेटर लगता है और लगता है कि रीडेबल लगता है, ईजियर टू कॉम्प्रीहेंड लगता है, एग्जामिनर को ईजी होता है उन आंसर्स को पढ़ने में। फिर आप कंक्लूजन में वे फॉरवर्ड डाल सकते हैं कि हाउ कैन समथिंग बी इम्प्रूव्ड या हाउ अ लॉ कैन प्रोबेबली बी इम्प्रूव्ड थ्रू कमिटी रिकमेंडेशंस, या कुछ ये चीज़ें जो हर टॉपर्स बताते हैं उनको अप्लाई कर सकते हैं वे फॉरवर्ड में और गवर्नमेंट स्कीम्स भी बता सकते हैं। तो ये जीएस आंसर्स में ये सब फैक्टर इम्पॉर्टेंट होता है। बाकी हिस्ट्री ऑप्शनल में भी काफ़ी चीज़ें हैं जो आप एनालिटिकल क्वेश्चंस हैं उनको भी मल्टी डायमेंशनली बेटर वे में डील कर सकते हैं। या हर हिस्ट्री के भी आंसर्स को अगर आप करंट लेवल से कोरिलेट कर रहे हैं या करंट एग्जांपल्स से के थ्रू एक्सप्लेन कर रहे हैं तो वो भी वन वे ऑफ राइटिंग बेटर आंसर्स होता है हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए। तो मेंस में मुझे यही लगता है कि स्ट्रक्चरिंग पे ध्यान दीजिए। कंटेंट प्रीलिम्स क्लियर करा है तो प्रीलिम्स ओवरलैपिंग टॉपिक्स का तो कंटेंट होगा ही, प्लस जो कंटेंट आपको जो बेसिक अलग चीज़ें हैं, जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं विच इज़ नॉट मेंशन्ड इन द प्रीलिम्स सिलेबस, वो आप किसी एक कोचिंग मटेरियल से कर सकते हैं। आई यूज्ड टू डू विजन आईएएस मटेरियल, आप किसी भी एक मटेरियल से कर सकते हैं। एंड उसके अलावा आपको मेंस 365 प्लस मंथली प्रोवाइड करता है करंट अफेयर्स। ये चीज़ें बेसिक कंटेंट डील कर लेंगी, प्लस आप अपनी यूनिकनेस आंसर्स की कैसे बढ़ाते हैं वो आपको पर्सनल लेवल पे काम करना होगा। That will be done through self evaluation, that could be done through writing answers, और आप उसको बार बार पढ़िए, आप देखिए कि आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। दैट इज़ वन थिंग आई यूज्ड टू डू, और ये मेरा मेंस का स्ट्रैटेजी था इस बार। ज़्यादा मैंने सेल्फ इवैल्यूएशन और ज़्यादा मैंने एग्जांपल्स डालने की कोशिश करी थी, ज़्यादा पॉइंट्स डालने की कोशिश करी थी। और पॉइंट्स भी जो मैं डालती थी वो ऐसा नहीं था कि पूरे एक ही वे में डाल दिया, हर पॉइंट्स को मतलब जैसे मैंने बताया सेक्शन वाइज डिवाइड करती थी। तो यही मेरा प्रीलिम्स और मेंस का स्ट्रैटेजी था।